नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। 2024 के महामुकाबले में सनातन और भगवान राम को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच, हर सभा से विपक्ष को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। मेरठ, सहारनपुर, अजमेर से विपक्ष को रामबाण से निशाना बना चुके प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के नवादा पहुंचे तो वहां से भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमले के लिए अपने इन्हीं दो ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले कांग्रेस पर राम मंदिर को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, अयोध्या के राम मंदिर की गारंटी ली तो उसे तैयार कर दिया। विपक्ष के लोग राम मंदिर को रोकने की साजिश करते रह गए। मोदी के आरोपों का सिलसिला यही नहीं रुका। उन्होंने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा, राम मंदिर सरकारी पैसों से नहीं बना बल्कि जनता ने अपने पैसों से बनवाया है। राम मंदिर से किसी की क्या दुश्मनी है? हमने मंदिर बनाया तो विरोध में लोग प्राण प्रतिष्ठा तक में नहीं आए। मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए आरोप लगाया कि उनके मन में इतना जहर भरा है कि उनके कुछ नेता राम मंदिर आ तो गए लेकिन उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। उन्होंने लोगों को रामनवमी पर पाप करने वालों को ना भूलने की नसीहत भी दी। विपक्ष की तरफ से मोदी पर पलटवार की जिम्मेदारी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संभाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता अपनी तुलना भगवान से ना करें। तेजस्वी ने सवाल उठाते हुए आगे कहा कि बीजेपी का विरोध करने वाले भगवान विरोधी कैसे हो गए। सियासत में सनातन पर जारी संग्राम पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जब इनविटेशन मिला तब मैंने ओपनली कहा था। मैंने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात तो रखी थी, लेकिन उस समय तो ओपनली बात करके ये कहा था कि ये हमने जो जनता की आकांक्षा है, इच्छा है, उससे विरुद्ध का हमारा स्टैंड। भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। इसके लोगों को राम पर ऐतराज है और रहा है, उसी का तो नतीजा है कि हम सिमटते चले जा रहे हैं, सिकुड़ते चले जा रहे हैं। तो अब समझा जा सकता है कि यहाँ पर अब पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। अभी 2 इलेक्शन हारे, आने वाले पता नहीं और कई इलेक्शन हारने पड़ेंगे। मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना सौभाग्य का विषय है, मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना दुर्भाग्य का विषय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी चुनावी रैलियों में देखा जा सकता है। इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। स्वाति चंद्रशेखर जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वाति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाटी साहब, आपका भी स्वागत है। धीरेन्द्र कुमार जी, एलजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल स्वाति जी आपसे है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में जो नेता कांग्रेस का आ गया उसे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो ये क्या एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है? कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ना जाने को लेकर, उसका अब बुरा असर पड़ रहा है चुनाव पर। विशाल जी, देख लीजिए, एक बात तो बहुत क्लियर है कि राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने का काम तो बीजेपी ने बहुत सक्षम से करने की कोशिश कर रहा है, पर ये नहीं हो पा रहा है। राम मंदिर बहुत तरातुरी में बना दिया गए थे क्योंकि ये सोचकर कि ये चुनावी पे उन लोगों के लिए
असर पड़ सकता है, ये वोट के नाते कन्वर्ट हो सकता है, पर ये नहीं हो रहे। ये मैं नहीं कर रही हूँ, खुद बीजेपी लोग, बीजेपी के नेता अंदर की बात कह रहे हैं कि यार राम मंदिर का क्या है, जो माहौल हमने क्रिएट करने की सोच लिए थे वो शायद थोड़ा जल्दीबाजी में हमने कर लिया। शायद अगर थोड़ा रुक के मार्च अप्रैल तक कर लिया होता तो फिर इसका माहौल बनाते रहते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में कांग्रेस नहीं आते थे, राम मंदिर का इनविटेशन को हमने नकार किया। आप इलेक्शन की मुद्दा को दूसरे तरीके में क्यों लेके जा रहे हैं? आप बताइए कि 10 साल में मोदी की सरकार क्या किया? आप बताइए कि आप हिंदू लोगों को सिर्फ राम मंदिर बना के हिंदुओं को भला कर दिया, तो फिर राम मंदिर से हिंदू लोगों का भला हो जाता है। मैं भी राम भक्त हूँ, मैं भी रोज मंदिर जाती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मंदिर बनने से लोगों की भला हो सकती है, सिर्फ मंदिर बनने से लोगों की आशा पूरी हो सकती है, सिर्फ मंदिर बनने से लोगों की गरीबी मिट सकती है। आप थोड़ा हिंदुत्व और मंदिर से थोड़ा बाहर जाके भी राजनीति करना। अजय आलोक जी से जवाब लेता हूं। अजय आलोक जी, कांग्रेस ये कह रही है कि राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया ताकि इसका चुनाव में लाभ प्राप्त हो। पिछले 500 वर्षों के संघर्ष का प्रतिफल है ये राम मंदिर, और उस राम मंदिर के बारे में ऐसे हिकारत वाले शब्द कांग्रेस ही बोल सकती है और दूसरी कोई पार्टी नहीं बोलेगी। राम मंदिर चुनाव का मुद्दा नहीं है, इस देश के 140 करोड़ लोग के दिल के जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस राम मंदिर के बनने के समय शंकराचार्य को लेकर तरह तरह की बातें की गई, राम मंदिर का अपमान किया गया, कंस्ट्रक्शन का अपमान किया गया, उसमें तमाम तरह की बातें की गई। हमारे तेजस्वी यादव कहते थे भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे, और भूख लगेगी मंदिर जाओगे, उल्टा लोग वहां दान मांग लेंगे। इस तरह की विकृत सोच लेके राम मंदिर के बारे में तरह तरह का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने वाली कांग्रेस पार्टी की राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था, वो आज राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे राम मंदिर हमारे तपस्या, हमारे त्याग, हम इस देशवासियों के त्याग का प्रतिफल है। 500 वर्ष की लड़ाई लड़के हम लड़े यहां पे पहुंचे, पूरे देश की श्रद्धा है उस पर। आपको नहीं जाना है प्रांत प्रतिष्ठा में, मत जाइए। आपको जिसको निकालना है पार्टी से निकालिए, उसके चक्कर में। आपको रहना है एंटी हिंदू बन के आप रहिए। आपके कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हिंदू शब्द गाली जैसा लगता है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस खड़गे कहते हैं मोदी आएगा तो सनातन का राज आ जाएगा। सनातन का राज नहीं चाहिएगा इस देश में तो किसका राज चलेगा? जरा बता दीजिए, इटली का राज चलेगा? अपनी नफरत चमकाते चमकाते पूरी नफरत हिंदू समाज के खिलाफ कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। पता नहीं क्या हो गया है। ऐसी तो कांग्रेस नहीं थी जब तक इंदिरा गांधी जी अरे बीजेपी एक कर देखिए, जो मेटामॉर्फोसिस हुआ है, ये मेटामॉर्फोसिस है, ये जो बदलाव हुआ है, ये मेटामॉर्फोसिस और ये जो बदलाव हुआ है, ये टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस बिल्कुल ध्वस्त हो गई है और रसातल में जा रही है और मेढक की तरह हिबरनेशन में चली जाएगी इस चुनाव के बाद। चलिए अजय आलोक जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार भाटी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर से क्या दुश्मनी है विपक्ष के लोगों की, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का विरोध क्या शोभा देता है। क्या आपको लगता है विपक्ष के लोगों को अपना स्टैंड बदलना चाहिए था? राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद इस देश में किसी भी व्यक्ति ने, किसी धर्म ने, किसी समुदाय ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया है। और हम लोगों का शुरू से स्टैंड यही था, जब विवाद चल रहा था, जब ये रोज़ाना दंगे कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, कि ये फैसला या तो आपसी सहमति से होना चाहिए या जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे वो सबको मान्य होना चाहिए। न किसी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध किया, एक भी व्यक्ति ने, किसी ने विरोध नहीं किया। केवल जाने की जहाँ तक बात है कि मंदिर में जाने की कोई डेट नहीं होती है, जिसकी आस्था है उसका जब मन करे तब चला जाए, तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन आज जो व्यक्ति 10 साल से देश का प्रधानमंत्री है, अच्छा होता कि वो अपनी उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगता। भगवान के नाम पर तो भिखारी भी भीख मांगते हैं, भगवान के नाम पर वोट मांगना सबसे बड़ी असफलता, सबसे बड़ी कमजोरी। इसका मतलब है कि इन्होंने 10 साल में कुछ किया नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को भावनात्मक मुद्दे उछालने के बजाय, लोगों की धार्मिक भावनाएं उछालने के बजाय ये देश में किया क्या है, ये अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। आज उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में, जो हेल्थ उसमें जो इंडेक्स में हमारा देश 61वें नंबर पर क्यों पहुंच गया।
हंगर इंडेक्स में 116वें नंबर पर क्यों पहुंच गया? सॉरी, हेल्थ में 146वें नंबर पे, मानव सततता सूचकांक में 150 नंबर, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 नंबर, पर्यावरण संरक्षण में 180वें नंबर, लैंगिक समानता में 135वां नंबर जी, और लोकतंत्र में 53वां नंबर, प्रेस फ्रीडम में 150वें नंबर पे हम पहुंच गए। मोदी जी ने तो वादा किया था जब आए थे कि 2022 तक काला धन वापस तो लाने का वादा 100 दिन में था जब नोटबंदी हुई थी जी। उन्होंने कहा था 15 लाख खाते में आ जाएंगे, और फिर कहा था कि पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर बिकेगा, रुपया मजबूत होगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, हर परिवार को घर मिलेगा, गंगा का निर्मलीकरण हो जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, गैस सिलेंडर सस्ता होगा जी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। क्या इनमें से एक भी वादा पूरा हुआ? चलिए मैं जवाब लेता हूं। धीरेन्द्र कुमार, बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। धीरेन्द्र कुमार जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि राम मंदिर का विरोध नहीं किया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध नहीं किया, 10 साल में कामकाज का हिसाब सरकार को देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कामकाज कितने हैं कि मैं गिनवाऊं, 1 से लेके 100 तक चले जाइए, सिर्फ काम ही काम दिख रहा है। अब मेरे भाटी साहब को क्या मजबूरी उनकी रही है कि वो काम देखकर भी नहीं बोल पा रहे हैं। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, इंडेक्स की, हर एक राज्य में एम्स खुल के पड़ा हुआ है, ये इनको नहीं दिख रहा है। आज विदेशों से हमारे देश में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, हमारे सहयोगी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। कई ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जो भारत में आकर इलाज करा रहे हैं। तो क्या ये हमारे देश की मजबूती और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व सक्षम है, इसका उदाहरण नहीं है? ये लोग तो अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। अब तो आप कभी थोड़ी देर में आपको इंडिया वाले लोग जो है आप आजकल मीडिया से ही लड़ने लगते हैं। सो कौन, कभी ये एंकर को कुछ बोल देते हैं, कभी शंकर को कुछ बोल देते हैं सनातन में, कभी मोदी जी के काम पर ये प्रहार करते हैं, कभी प्रभु श्री राम पर प्रहार करते हैं। तो ये खुद कंफ्यूज लोग हैं विशाल जी। मैं बता देता हूं कि इन लोगों को अब कुछ समझ नहीं आ रही है, संविधान बचाने का हल्ला कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये स्वधन जो इनका अपना धन है उसको बचाने की एक कवायद है। ये इंडी नहीं, ये ईडी का गठबंधन है। ईडी का विरोध करते हुए मैंने पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के गठबंधन को देखा है, जबकि इन लोगों को ये याद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं लोगों के समय में तोता बोला था। मैं उस पर आना नहीं चाहता हूं। अगर स्वतंत्र होकर के इस देश में काम ये जांच एजेंसियां कर रही है तो इनको खतरा पकड़ाने का लग रहा है। और राम तो आदर्श है, त्याग है जी, पर भी ये लोग अगर वहां पे उस पर उंगली सवाल उठा रहे हैं। आज यही कारण है कि न ये इधर के हैं न उधर के हैं, न खुदाई मिली न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। राम मंदिर तो नहीं गए विशाल जी, लेकिन देख लीजिए कि इस रमजान के महीने में इफ्तार का भी रफ्तार बहुत ही कम हो गया है। मैंने किसी को अभी चले मैं स्वाति चंद्रशेखर से अगला सवाल लेता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़े हैं। स्वाति जी, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आपके शीर्ष नेता नहीं गए, निमंत्रण मिला था उन लोगों को भी, और अब आप देखिए जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं इन दिनों, वो यही कह रहे हैं कि न्योता को ठुकराना, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ना जाना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल रही, उनका जनाधार सिकुड़ता जा रहा है। और एक लंबी लिस्ट है, आप अभी इन लिस्ट को टीवी पर भी देख रहे होंगे और आप खुद जानते हैं, रोहन गुप्ता, अर्जुन मोढवाडिया, संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा, बहुत सारे नाम हैं। आखिर कांग्रेस से कहां चूक हो जा रही है? क्या राम मंदिर जिसका ताला खुलवाने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है, उस मुद्दे पर बीजेपी अब कांग्रेस अपना स्टैंड नहीं ले पा रही है? विशाल जी, एक बात आप भी मान सकते हैं, चुनावी के समय है और लोग इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना बहुत कॉमन है। ये स्टेट इलेक्शंस में बहुत ज्यादा होती है। अभी नेशनल इलेक्शंस में एक नेशनल पार्टी से दूसरा नेशनल पार्टी में जाना, ये पहले भी हुआ है और अभी भी हो रहा है। मीडिया के सामने आके लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उसके लिए नियंत्रण तो कभी होते ही नहीं है। पर अंदर की बात ये हो सकती है कि कभी सीडी का, सीबीआई का ऊपर उन लोगों को डरा दिया गया है, ईडी के नाम पे उन लोगों को डरा दिया गया है, तो फिर बाहर आके सिर्फ उसका निशाना ये है कि बाहर आके राम मंदिर का नाम इन लोग ले रहे हैं। हम बहुत क्लियर है कि हम राम मंदिर का विरोध नहीं कर खुलवाने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन जो मौजूदा आपका नेतृत्व है वो राम मंदिर से दूरी क्यों बना रहा है? मैं अजय आलोक जी से जवाब लूंगा। हम राम मंदिर की विरोधी नहीं कर रहे, हम बहुत क्लियर नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया जी,
मंदिर का कोई स्वाति जी देखिए, विशाल जी ये बताइए, आप मुझे विशाल जी को मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि हम आपका समय व्यर्थ कर रहे हैं। मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी राम मंदिर में दर्शन करने अब तक क्यों नहीं गई? क्या मजबूरी है? क्या वोट बैंक की कोई पॉलिटिक्स है? आखिर क्यों? राम मंदिर तो लोगों के सहयोग से बना है, इसमें सरकार का भी कोई योगदान नहीं है। आप विशाल जी, मैं आपसे दोबारा ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर राम मंदिर को राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी अगर ना जाने से आप इसको चुनावी मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं अजय आलोक जी से इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि रायबरेली से अयोध्या बहुत दूर नहीं है। लोगों को सोनिया जी वहां से सांसद है। अमेठी जहां से राहुल गांधी सांसद रहे, 2019 का चुनाव हार गए, सीधा हाईवे जाता है अयोध्या को। तक हम पहुंचा जाए, हम बस उसका काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम मंदिर ना जाएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम मंदिर को मानना नहीं रखेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि अगर आज नहीं मंदिर गए तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर का मान्यता कम हो जाएगी या हमारे अंदर जो राम की भक्त है वो कम हो जाएगा। आप शायद ये तो मान सकते हैं कि 10 साल में कितने मंदिर पे राहुल जी गए हैं, कितने मंदिर पे प्रियंका जी गए हैं। चुनाव के समय स्वाति जी, अधिकतर चुनाव के समय हमने देखा है, अधिकतर चुनाव के समय। नहीं, आप चुनाव के समय पे क्यों लेके आ रहे हैं विशाल जी? अधिकतर चुनाव के समय मंदिर जाने से चुनाव तय होता है क्या? आप मुझे ये बताइए, मंदिर जाने से चुनाव तय होता है? देखिए, आप इसमें अगर जी न्यूज़ देख रहे होंगे तो मौसम पतझड़ का भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन लोग राम मंदिर को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं? खैर, आप मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं कि राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी क्यों राम मंदिर नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, एक लंबी फहरिस्त है, आप जी न्यूज़ पर इस समय देख सकती हैं कि कैसे पतझड़ के मौसम में राम मंदिर के मुद्दे पर तमाम जो कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस के स्टैंड से नाराज होकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आप ये तस्वीरें यहां पर देख सकती हैं। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए, सिर्फ चुनाव के समय ही राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, बार बार कांग्रेस यही आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रही है और ये कह रही है कि राम मंदिर का विरोध उन्होंने नहीं किया है। देखिए, ये भारत के 140 करोड़ जनसंख्या में किसी से भी जाके पूछेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी क्या राम मंदिर को चुनाव का मुद्दा मानती है, तो एक जवाब देगा नहीं। हमारे विरोधी भी कहेंगे नहीं, क्योंकि चुनाव हो चाहे नहीं हो, राम हमेशा हमारे दिल में थे, दिल में हैं और दिल में रहेंगे। हमारे लिए राम चुनाव का मुद्दा है ही नहीं, राम मंदिर चुनाव का मुद्दा है ही नहीं। ये हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है, ये हमारी अपनी हिंदू पहचान का मुद्दा है और ये हमारे लिए गर्व का मुद्दा है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसको हम मुद्दा मानते ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं विशाल जी, ये अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती हैं। राष्ट्रीय पार्टी की सोच क्या होती है? राष्ट्रीय सोच होती है। राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को 370 और 371 में फर्क नहीं पता होता है और अपने आप को ये राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। 370 के कारण कश्मीर में, राजस्थान के, बिहार के न जाने कितने जवान शहीद हो गए उस कश्मीर की रक्षा करने के लिए, और उस राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जाके राजस्थान में कहता है कि धारा 371 के यहां क्यों बात करना है, राजस्थान में क्या फर्क पड़ेगा? कैसे नहीं फर्क पड़ेगा? उस कश्मीर के लिए जितने इतने हमारे फौजियों ने जान दे दी, शहादत दे दी, शहीद हो गए, उनका परिवार बेबस हो गया, अब फर्क नहीं पड़ेगा 370 हटने से। आज सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग कम हो गई है, फर्क नहीं पड़ रहा है पूरे देश को। अजीब सोच है ये राष्ट्रीय पार्टी की सोच है। इनको सनातन का श्राप ले डूबा है और गांधी के रास्ते पे चलने वाली कांग्रेस पार्टी गांधी को तो कब का छोड़ चुकी है, गांधी को नोट में बसा दिया और अब पूरी की पूरी तरह वामपंथ के रास्ते पे जा चुकी है, कोई शक नहीं है। स्वाति जी, वामपंथ पूरे दुनिया में खत्म हो रहा है, कांग्रेस पार्टी ने झंडा थाम रखा है वामपंथ को जिंदा रहने का। एक सवाल और पूछना चाहता हूं मैं भाटी जी से। सारा इंडेक्स गिना रहे थे, 150 नंबर, 142 नंबर, 116 नंबर, 39 नंबर। भाटी जी बताएंगे मुझे पूरे विश्व में कितने देश हैं? जब पूछ लीजिए विशाल जी उनसे जरा। अजय जी बात, और ये जो लिस्ट जो तैयार करते हैं ना, वो वैसे ही वामपंथियों ने तैयार किया हुआ। बात पूरी करिए जी। मैं वही कह रहा हूं कि ये वही लिस्ट बना रहे हैं। हंगर इंडेक्स में हमें पाकिस्तान से पीछे दिखा रहे हैं, अफगानिस्तान से पीछे दिखा रहे हैं जिसे हम खाना देते हैं। डेमोक्रेसी के लिस्ट में तालिबान अफगानिस्तान को हमसे ऊपर रखते हैं। बस सोच लीजिए इनकी लिस्ट। ये लिस्ट भी वामपंथियों द्वारा बनाई गई है कि हमसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश तालिबान अफगानिस्तान है। वार इनकी लिस्ट।
जिस पाकिस्तान में आटा के लिए मार मची हुई है, दो लोग दौड़ रहे हैं, आटा के लिए भीख मांग रहे हैं, वो हमसे हंगर इंडेक्स में ऊपर है। चलिए मैं जवाब लेता हूं। राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, राजकुमार जी आवाज आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के जो अहंकारी, जी मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अहंकारी और अशिष्ट प्रवक्ता आपके साथ बैठे हैं डिबेट में, और जो अहंकार पूर्ण और भाटी साहब किसी पर भी मैं प्रश्न पूछ रहे हैं, ये ज्ञान के किसी पर पर्सनल नहीं, उन्होंने व्यक्तिगत प्रहार मुझ पर किया है। इन्होंने मुझ पे व्यक्तिगत प्रहार मुझ पे किया। प्रहार नहीं किया, एक प्रश्न में है, केवल इन्हीं ज्ञान है देश में, दुनिया में कितने देश। मैंने एक प्रश्न पूछा, मैं चाहूंगा व्यक्तिगत एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ना, मुद्दों पर रहे। भाटी साहब सवाल का जवाब दीजिए आप। व्यक्तिगत कोई प्रहार नहीं किया मैंने, आप कह रहे हैं गोलपोस्ट मत कीजिए। मैंने एक सवाल पूछा, पूरे विश्व में कितने देश हैं? चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। अजय आलोक जी जवाब आने दीजिए। आदत है कि आप बोलने नहीं देते हैं, आप बोलने नहीं देते हैं, बीच में चिल्लाते हैं, चीखते हैं, आप अनुशासन खो देते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं। आप जवाब दीजिए। मेरा नंबर है, मुझे बोलने दें। नहीं, वो बोलना नहीं देने, बीच में चिल्ला रहे हैं। आप बोलिए। इन्होंने कहा इनके ज्ञान का अहंकार देखिए जी, इनके ज्ञान का अहंकार देखिए कि जो ये इंडेक्स तैयार करते हैं, ये वामपंथी तैयार करते हैं। विशाल जी, आपको ही टोकना चाहिए था। आपके चैनल पे इतना बड़ा झूठ आदमी बोल रहा है और इतनी अज्ञानतापूर्ण बात कह रहा है, ये वामपंथी तैयार करते हैं। ये जितने इंडेक्स हैं साइंटिफिक तरीके से तैयार किए जाते हैं, पूरी दुनिया के तैयार किए जाते हैं। अभी इन्होंने कहा कि हंगर इंडेक्स में हमें पाकिस्तान से पीछे दिखाया जाता है। इनकी एक मंत्री बोल रही थी सभा में कि 300 लोगों को फोन करके पूछते हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया, और लिख देते हैं मैंने सुबह से आज मुझे नाश्ता नहीं मिला, तो मैं भी भुखमरी सूचकांक में आ गई। इन्हें यही पता नहीं है कैसे तैयार होते हैं। ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जो सरकार के खुद के आंकड़े अलग अलग विभागों के, और जो सरकार की वेबसाइट पे मौजूद हैं कि भारत में जो बच्चे पैदा होते हैं, वो गलत बात कितने वजन के पैदा हो। देखिए, इनके बीच में बोलने की आदत है, और वो तो हमारे ये दूर दूर बैठे हैं, वरना ये कपड़े और कागज भी फाड़ देते हैं। क्या हम पाकिस्तान से पीछे हैं? अरे पाकिस्तान से पीछे, गलत कागज दिखाएंगे, फर्जीवाड़ा फैलाएंगे तो कागज तो फटेगा ही। देखिए, एक विशाल जी, आपकी डिबेट को डिस्टर्ब किया जा रहा है। मुझे लगता है दोनों लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी ना करें, आप लोग मुद्दे पर रहे और एक दूसरे के सवाल का जवाब दें। अरे तो मैंने सवाल पूछा ना, पूरे विश्व में कितने देश हैं, बता ही नहीं रहे। अब क्योंकि इनकी पोल खुलने जा रही है, ये बोल। अच्छा भाटी साहब ये बताइए, चलिए मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। मैं आगे बढ़ने दीजिए। आपने जो रिपोर्ट की बात की जी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से नीचे है भारत? मैं बता तो रहा हूं, आप दोनों सुन तो लो। आप सवाल तो पूछे जा रहे हो, जवाब नहीं सुन रहे आप। मैं दोनों को दोनों के सवाल का जवाब दे रहा हूं। 15 सेकंड में मेरा जवाब हो जाता। चलिए आप जवाब दीजिए। भारत सरकार की वेबसाइट पर विभिन्न मंत्रालयों के जो आंकड़े मौजूद हैं हमारे अपने, कि देश में बच्चे किस वजन के पैदा हो रहे हैं, अल्प मृत्यु कितने बच्चों की कितने साल तक हो जाती है, उनकी हाइट कितनी है, उनका वजन कितना है, वो कितने लंबे समय तक जीते हैं, उनके कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, इसके आधार पर हंगर इंडेक्स तैयार होता है। किसी वामपंथी द्वारा फोन करने पे या किसी प्राइवेट एजेंसी द्वारा फोन करने पे, यह अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इस देश को पागल बनाने के इन्होंने ठेका लिया हुआ है। देश को तरह तरह से गुमराह करते हैं, देश के लोगों को गुमराह करते हैं। हमने तो इतने स्मार्ट सिटी बना दिए, इतने शौचालय बना दिए। अरे जब किसी का पेट नहीं भरेगा तो शौचालय जाकर कोई क्या करेगा? ये 10 रुपए का राशन देके देश के ऊपर एहसान जता रहे हैं। 10 रुपए का राशन देके, ये आंकड़ा पता आपको? बताइए। देखिए, आप मैंने पूरा सुना। मैं आपसे बस एक ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको सच में लगता है कि भारत पाकिस्तान से पीछे है? यार, मैं कौन होता हूं ये तय करने वाला? मैं कह रहा हूं जो पाकिस्तान के आंकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, उनकी तुलना आप करिए कि उनके यहाँ कितने वजन के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी कितनी हाइट है, वो कितने 6 महीने में, बचपन में कितने बच्चों की मौत हो रही है। ये इन आधार पर तय होते हैं। जवाब लेता हूं अजय आलोक जी। ये किसी के वामपंथी के द्वारा या किसी के द्वारा फोन करके तय नहीं होते हैं। अजय आलोक जी, अब आप खुद तय करिए कि क्या। अजय आलोक जी, देखिए विशाल जी, ये मेरे एक भी सवाल का नाम, मेरे सवाल का जवाब दिया इन्होंने ना, आपके सवाल का जवाब दिया। मुझे अज्ञानी कहा, मुझे अहंकारी कहा।
कौन अज्ञानी है, कौन अहंकारी है, साफ दिखाई दे रहा है। मैं बता देता हूं, 195 देश हैं, याद रखिएगा भाटी साहब। 193 यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, 2 देश सदस्य नहीं है, पैलेस्टाइन और एक रेड सी करके एक देश है। 2 देश सदस्य नहीं है, 193 देश है। अब आप जरा जोड़ लीजिए, 193 देश में आप 169वां भारत को दे रहे थे, तो ये आप भारत की बेइज्जती कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं? लिस्ट में बार बार पूछा जा रहा है कि हम लोग क्या पाकिस्तान से पीछे हैं, अफगानिस्तान से पीछे हैं, तो कहते हैं मैं कौन होता हूं। जब मैं कौन होता हूं, जब आपको तथ्य पता ही नहीं है, तो उस तक झूठे तथ्य को क्यों टीवी पे बोलते हैं आप? यही बात तो हम कहते हैं कि मोदी विरोध करते करते देश विरोध करने लगते हो आप लोग। और कब वो सीमा लांघते हो आपको पता नहीं है, और जब हम याद दिलाते हैं तो आप कहते हो कि हम अहंकारी हैं, हम अज्ञानी हैं। वारे ज्ञानी पुरुष, थोड़ा सा डेटा वोटा रिसर्च करके बोला कीजिए ना। नेशनल टीवी आपकी बात लोग सुन रहे हैं, आप तो जानकार आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस पार्टी के बाकी प्रवक्ताओं की तरह कुछ भी बोल देना है। थोड़ा रिसर्च करके, ये सब फालतू की फर्जी लिस्ट भारत को नीचा दिखाने के लिए की जाती है। अब गार्जियन ने लिख दिया, आप अग्री करते हैं गार्जियन से? जो गार्जियन ने लेख लिखा है कि भारत सरकार किलिंग करवा रही है पाकिस्तान में, तो ये सब तो देश को नीचा दिखाने के लिए पूरी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां लगी रहती हैं। उनका विरोध करना चाहिए, राजनीतिक विरोध जो भी हो, लेकिन मोदी विरोध में आप उन देश की शक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ खड़े हो जाते हैं और भारत को नीचा दिखाने लगते हैं। भाटी जी, क्या तरीका है ये? राजकुमार भाटी जी जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल बहुत चालाकी के साथ विषय को घुमा रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, मुझे कौन अधिकार है? मैं कोई संस्था हूं, मैं कोई रिसर्च सेंटर हूं कि मैं बताऊं कौन सा देश ऊपर है, कौन सा देश नीचे है? मैंने मेथड बता दिया। जो मेथड है हंगर इंडेक्स तैयार करने का, वो ये मेथड है। आप अपनी स्थिति सुधारिए। बच्चे कम वजन के क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि गर्भवती माओ को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। आप जो सड़ा हुआ गेहूं और टूटे हुए चावल दे रहे हैं 5-5 किलो, उसकी केवल 10 हमारी रुपए फर्टिलिटी रेट तक स्टेबलाइज कर गई है पिछले 10 साल 2 रुपए किलो मिलते थे। चलिए देखिए, मैं और भी मेहमान अभी इंतजार कर रहे हैं। जी भाटी साहब, आलोक जी, मैं फिर आऊंगा। स्वाति चंद्रशेखर और धीरेन्द्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। धीरेन्द्र कुमार जी, क्या कहेंगे आखिरकार, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर का ही मुद्दा इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? और जिस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है कांग्रेस के ऊपर और अन्य विपक्षी दलों के ऊपर सनातन विरोध का, क्या उसका असर ग्राउंड पर भी दिखाई देगा? देखिए, अभी जस्ट मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से निकला हूं नवादा में। लाखों की भीड़ थी विशाल जी, और लोग जय श्री राम के नारे लगा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। अब ये कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं कि कहीं पर वेब नहीं है। अरे इनकी कहीं पूछ अब हो नहीं रही है। ये चुनाव में कोई लड़ाई नहीं रह गई है, इसीलिए इनको वेब दिख नहीं रहा है। और ये ठीक, अभी डॉक्टर अजय आलोक जी कह रहे थे कि पाकिस्तान में किलिंग हो रही है, उसको ये नहीं मानेंगे, लेकिन मुख्तार पर तो ये लोग आंसू बहा रहे हैं बैठ के। जो ऊपर से ऊपर वाले ने किसी को दंड दिया है, उसमें इनको साजिश दिखता है। तो इस तरह की मानसिकता लेकर के, और हम अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। राम जी हमारे आस्था है, ये मानते हैं, देश के लोग गौरव करते हैं, आस्थावान है। लेकिन अब की बार 400 पार का नारा हम दे रहे हैं विभिन्न कामों को लेकर के, लेकिन ये क्या भ्रम फैला करके, और अब की बार किसी तरह से बेड़ा पार का नारा ये लोग दे रहे हैं। विशाल जी याद रखिएगा, तो लड़ाई इनको कहां से दिखेगी? एक तरफ बेड़ा पार होकर बन नारा है और हम लोगों का 400 पार का नारा है। और ये आप कह रहे थे, अजय आलोक जी भी अभी बोल रहे थे कि ये वामपंथी विचारधारा से ये लोग जुड़ गए कांग्रेस का। अजय जी, मैं आप ही के बात को आगे बढ़ा देता हूँ कि न ये रामपंथी है और न ये वामपंथी है। ये लोग पूरा वहमपंथी लोग हैं, पूरा कंफ्यूज है, डिफ्यूज है। इनका पूरा एक दूसरे में सब लोग कंफ्यूज है, कोई किसी को सुन नहीं रहा है। चलिए स्वाति जी, मेरा यही सवाल आपसे है, क्या अभी भी वक्त है कांग्रेस को अपना स्टैंड बदलना चाहिए राम मंदिर के मुद्दे पर? क्या आपके शीर्ष नेताओं को दर्शन के लिए जाना चाहिए? क्योंकि आस्था का एक विषय तो है देश भर में राम मंदिर। विशाल जी, हम बहुत क्लियर है, हमारा चुनावी मुद्दा राम मंदिर नहीं है। मंदिर बन गई है, हम बहुत खुश हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और जल्दीबाड़ी में चुनाव से पहले मंदिर को एक चुनावी मुद्दा बनने से हम इनकार कर रहे बस। और इसके अलावा मंदिर से हमारी कोई नफरत नहीं है, रामलला से हमारी कोई नफरत नहीं है। अगर इतिहास आप खींचेगा, अगर इतिहास आप खींचेगा, राजीव समय से फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, हम लोग अप्रैल में चल रहे हैं, रामनवमी आने वाली है कुछ दिनों में। बहुत
क्लियर है। स्वाति जी, मंदिर ना जाने से अगर जी न्यूज को और सारे जितने भी यहाँ पे बीजेपी का प्रवक्ता बैठे हैं या एलजेपी का प्रवक्ता बैठे हैं, अगर उन लोगों को लगता है कि मंदिर ना जाने से चुनावी का मुद्दा बदल सकते हैं, कांग्रेस पीछे हो सकती है, आप प्लीज जून 4 तारीख को इंतजार कर लीजिएगा। स्वाति जी देखिए, आपकी राजनीति करने का तरीका जो भी हो, मुद्दा है स्वाति जी, एजुकेशन देश के अंदर है, वो हमारी मुद्दा है। स्वाति जी, 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई। स्वाति जी थोड़ा सुन लीजिए। स्वाति जी, मैंने आपको पूरा सुना, हमारी मुद्दा है। मैंने आपको सुना। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीत गया, अप्रैल में चल रहे रामनवमी आने वाली है। कम से कम अब तो आप लोग को चले जाना चाहिए। दर्शन करने में कहां राजनीति हो जाएगी? दर्शन ना करने से आप इसको राजनीति क्यों घुसा रहे हैं? मैं नहीं राजनीति कह रहा हूं, मैं तो आपसे कह रहा हूं जा क्यों नहीं रहे हैं, कारण क्या है? बताइए, आप मुझे ये बताइए, अगर जाने से या ना जाने से ये चुनावी मुद्दा आप क्यों बना रहे? स्वाति जी, अमेठी से अयोध्या बहुत दूर नहीं है, रायबरेली से अयोध्या बहुत दूर नहीं है। आप वायनाड से लड़ाई कर रहे हो क्या? हम वायनाड से लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, वायनाड से तो खैर दूर है। वायनाड से तो खैर अयोध्या दूर है, आप सही कह रही है। आपने ये चीज कम से कम स्वाति जी स्वीकार कर लिया कि आप वायनाड से लड़ रहे हो और वायनाड से तो अयोध्या दूर है। मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूँ। बातों को घुमाना बहुत आसान होती है। आप ये मान लीजिए, ये कांग्रेस की स्टैंड बहुत क्लियर है। हम रामलला के साथ है, हम सिया राम के साथ है, ठीक है, और हम जो चलिए रामलला के साथ है तो मंदिर भी तो जाइए। जो गांधी जी कह रहे हैं उसको बनाने की प्रयास कर रहे, सिर्फ मंदिर बना के हम अजय आलोक जी, चुकी है, आप बस ये मान लीजिएगा। चलिए अजय आलोक जी, देखिए स्वाति जी ने कम से कम स्वीकार कर लिया वो वायनाड से लड़ रहे हैं, अमेठी से नहीं, और वायनाड से तो अयोध्या दूर है भी। नहीं, स्वाभाविक बात है। अमेठी और रायबरेली में तब कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। और वैसे भी राहुल गांधी को तो दक्षिण ज्यादा पसंद है, वायनाड ज्यादा पसंद है। उनको जीवन का नया अध्याय मिला। उत्तर के लोगों को उतने बुद्धि नहीं है, वो तो खुद ही कह चुके हैं। और निश्चित तौर पे जब वायनाड से लड़ रहे हैं तो रामनवमी का इंतजार क्यों करेंगे? ईद भी आ रही है, ईद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 46% है वहां पे, उसी के लिए तो वायनाड गए थे। और बाय द वे विशाल जी, अब क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पीछे पड़े हो कि मंदिर नहीं गए, मंदिर नहीं गए, मंदिर नहीं गए? अरे भाई, जब उनकी आस्था ही नहीं है, जब वो दोनों हिंदू हैं ही नहीं, दोनों भाई बहन, तो मंदिर क्यों जाएंगे? बचपन से उनको सिखाया ही नहीं गया कि मंदिर जाना है। उनको नहीं सिखाया गया, उनको आरती करना नहीं सिखाया गया है, उनको हाथ जोड़ना नहीं सिखाया गया। उनके कल्चर में ही नहीं है, उनके संस्कार में ही नहीं है। जब दोनों भाई बहन हिंदू हैं ही नहीं, पारसी पिता हैं, ईसाई माता हैं, जब हिंदू हैं ही नहीं, तो राम मंदिर क्यों जाएंगे भाई? क्यों उनको जोर देना है? बाकी कांग्रेसी लोग जो जा रहे हैं उनको मना किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये सही बात नहीं है। क्योंकि बाकी कांग्रेसी भी हिंदू हैं, वो हाथ होते हैं। बहुत लोगों ने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी, हमने देखा है इस चीज के लिए। तो ये कांग्रेस जाने, कांग्रेस को तो अब पूरी पार्टी की तरफ देख के अब ये अपने नेतृत्व पर निर्णय लेना है। और वो 24 के चुनाव के रिजल्ट के बाद मुझे लगता है होगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि बहुत दिन तक ये दुर्बल नेतृत्व से कांग्रेस अब चलने वाली नहीं है। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये लोग मंदिर जाएं चाहे नहीं जाएं, लेकिन राम मंदिर इस देश के 140 करोड़ हिंदुओं का गर्व है। राम मंदिर से हमारी सांस्कृतिक धरोहर पूरे विश्व में जाती है। राम मंदिर को लेकर आज पूरे विश्व के हिंदू समुदाय में और अन्य समुदाय में अगर भारत को आइडेंटिफाई कोई करता है तो आज की तारीख में पूरा विश्व भारत को अयोध्या और राम मंदिर से आइडेंटिफाई करता है। राम मंदिर हमारी पहचान है और राम मंदिर पे हमें गर्व है। जिसे जाना है जाए, जिसे नहीं जाना है बिल्कुल ना जाए। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं गए, कहीं नहीं गए। अरे जानते हैं जो नहीं गए उनकी आस्था नहीं है। राजकुमार भाटी जी, आपकी भी पार्टी के नेता अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए और हाल ही में जो कुछ विधायक बागी बने समाजवादी पार्टी से राज्यसभा चुनाव के वक्त, उन्होंने ये आरोप लगाया कि मंदिर जाने से रोका गया। भारत देश एक आस्थाओं का देश है। सबकी अपने अपने इष्ट में, अपने अपने ईश्वर में, अपने अपने धर्म में, अपने अपने धर्म स्थलों में गहरी आस्था है। ये देश तभी आगे बढ़ सकता है कि हम सबकी आस्थाओं का सम्मान करें। ये प्रश्न ही नहीं है। अगर 2024 में ये प्रश्न पूछा जा रहा है एक मुख्य चैनल पर डिबेट में, उसका केंद्र बिंदु ये है कि मंदिर क्यों नहीं गए, मंदिर क्यों नहीं गए। पूछना चाहिए, अगर सरकार से पूछना चाहिए कि आपने वैज्ञानिक शिक्षा को कितना बढ़ावा दिया,
कितने रिसर्च सेंटर खोले, कितने कॉलेज खोले, कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितने IIT IIM खोले, कितने बच्चों को रोजगार दिए, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। मोदी जी से आज से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपके 10 साल के शासन में देश के ऊपर जो विदेशी कर्ज है वो 4 गुना क्यों हो गया? 200 लाख करोड़ से ऊपर अब आज कर्ज है देश के ऊपर, जबकि हमारी GDP 200 लाख करोड़ से नीचे है। GDP से ऊपर कर्ज हो गया पहली बार, यानी जितनी हमारी प्रॉपर्टी है हम उससे ज्यादा के कर्जदार हैं। स्विस बैंकों में काला धन 3 गुना हो गया है। रुपए की, डॉलर की कीमत कहां पहुंच गई? 84 रुपए पे पहुंच गई। पेट्रोल डीजल कहां पहुंच गए? बच्चे बेरोजगार, लड़के लड़कियां सड़कों पे। चलिए मैं जवाब लेता हूं। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं बच्चे आउट हो जाते हैं, ये सवाल पूछे जाने। चलिए अजय आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए बहुत सारे बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे पर आपको विपक्ष घेर रहा है। अरे विपक्ष हमें घेरता तो हमें अच्छा भी लगता, फिर झूठ बोल रहे हैं खड़े खड़े चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे। प्रधानमंत्री मोदी जी के अगर भाषण सुनते तो देख लेते कि कल ही उन्होंने अजमेर में याद दिलाया कि 7 IIT से कितने, ये व्यक्तिगत टिप्पणी होती है नहीं होती विशाल जी? कितने एम्स बने, कितने IIM बन गए, हर देश में प्रतिदिन एक कॉलेज खुल रहा है, यूनिवर्सिटी खुल रही है। अरे आज यहाँ आप नोएडा में रहते हैं, सरकार क्यों नहीं? मैंने की तो भाटी जी, नहीं भाटी साहब, भाटी जी, मैं जो बीजेपी आपका जवाब दे रहा हूँ भाई। एक सेकंड भाटी साहब, अरे आपके नोएडा में जहाँ रहते हैं वहाँ 30 से ऊपर यूनिवर्सिटी है। भाटी साहब झूठ नहीं बोलते। सुनिए 30 से ऊपर यूनिवर्सिटी आपके नोएडा में। सब फैक्ट मैंने गलत बताया, ये बताइए। 30 से ऊपर यूनिवर्सिटी तो आपके नोएडा में जहाँ रहते हैं किसी व्यक्ति का। क्या बार झूठ बोल रहे हैं? भाटी जी मैं अजय आलोक जी से जवाब लेता हूँ, मैं फिर आपसे सवाल लूंगा। अजय आलोक जी आपकी बारी है। आपने इन्हें क्यों नहीं टोकते? आप इनसे डरते हैं। मैं भाटी साहब सभी से ये निवेदन बार-बार कर रहा हूं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। अजय आलोक जी की बारी है। अजय आलोक जी आप इनके सवालों का जवाब दीजिए, फिर मैं दोबारा राजकुमार भाटी से सवाल लूंगा। अधिकार है मुझे झूठा कहने का। भाटी साहब मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। के सवालों का जवाब दे रहा हूं क्योंकि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि GDP से ज्यादा कर्जा हो गया, जबकि ये गलत है, झूठ बात है। डेट टू GDP रेशियो 82% है। भाटी साहब डेट टू GDP रेशियो 82% इकोनॉमिक समझते हैं, समझ जाइए। मुझे बताइए कौन सा फैक्ट झूठा है? भाटी साहब मैं आपको काउंटर का मौका दूंगा, थोड़ा सुन लीजिए। अरे डेट टू GDP रेशियो आपने कहा कि GDP से ज्यादा आपको इन्हें टोकना चाहिए था। अजय आलोक जी आपने कहा टोकते हैं, इन्हें भी टोकना चाहिए। अरे भाई आपने कहा GDP से ज्यादा कर्ज हो गया। एक मिनट, आपने कहा GDP से ज्यादा कर्ज हो गया। झूठ बात है। डेट टू GDP रेशियो 82% है। डेट टू GDP रेशियो इकोनॉमिक समझ में आती है आपको? डेट टू GDP रेशियो 82% है, जो कि हमारा कम से कम 50 देश से कम है। लोग का 200% जाता है, हम तो 82% पे हैं। कहां है आप? किस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं यार? समाजवादी पार्टी और इकोनॉमिक्स में भी कहां फंस गया हूं? गलती हो गई। समाजवादी पार्टी और इकोनॉमिक्स कहां मैं बात कर रहा हूं? गुंडाराज की बात करते हैं, गुंडाराज की बात करते हैं, है ना? सारे अपराधी जेल के पीछे गए, आपके लिमिट सारे अपराधी जेल के पीछे गए, ठीक है ना? पार्टियां बदल, सारे अपराधी जेल के पीछे गए। मुख्तार के पास जाके आज अखिलेश आंसू बहा रहे थे। मुख्तार के यहाँ कब्र पे जाके अखिलेश आज आंसू बहा रहे थे। ये तो आपका चरित्र है, दिख रहा है। कौन सा वोट चाहिए आपको? बीजेपी। आपको डेवलपमेंट समझ में नहीं आता है। आपके लिए डेवलपमेंट मतलब परिवार, सारे क्रिमिनल बीजेपी, वोट मतलब मुसलमान, इसके अलावा तो पूरे देश में कोई और है नहीं। और इकोनॉमिक्स आपसे क्या बात करूं? इकोनॉमिक्स समाजवादी पार्टी के ऊपर से आती है, ये मुझे समझ में आ गया। देखिए GDP रेशियो का आपको पता ही नहीं है क्या मतलब होता है। एक करके अजय आलोक जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं जवाब लूंगा। आप जिस प्लैंक पे आज तक पिछले 40 साल से चुनाव लड़ रहे हैं ना, उसी प्लैंक पे लड़ते रहिए। मुसलमान यादव करते रहिए, देश का भला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने रिजेक्ट किया, देश भी रिजेक्ट करेगा। इस बार तो खाता भी नहीं खुलने जा रहा भाटी जी। चलिए भाटी साहब और अजय आलोक जी मैं फिर आऊंगा। स्वाति चंद्रशेखर, धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़े हुए। स्वाति चंद्रशेखर जी सवाल यहीं पर उठता है कि देखिए एक तरफ तो आप ये कह रही हैं कि बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, लेकिन आपके नेता भी तो जब यही बयान दे रहे तो कांग्रेस कैसे बच पाएगी? आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से क्यों निकाला? विशाल जी आप ये तो एक बात साफ समझ लीजिएगा, जो हम पार्टी से उन लोगों को निकाले हैं वो इंटरनली डिसिप्लिनरी एक्शन हमने लिए हैं। ये ना राम मंदिर से जुड़े हैं, ये ना हमने किसी को रोका है राम मंदिर जाने में, ना हमने किसी को कहा है कि राम का नाम ना लीजिए, अल्लाह का नाम ना लीजिए, जीसस का नाम ना लीजिए। आपको पता है कि कांग्रेस का मतलब यही है कि इंक्लूसिविटी, अगर सबको साथ लेके जाना, ये कांग्रेस का मतलब है। तो फिर आप इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश ना मीडिया करे ना बीजेपी करे, ये बहुत
स्पष्ट होते हैं। मैं बस ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ ये हम नहीं कह रहे हैं जिनको आपने निकाला या जो लोग आपको छोड़कर गए कांग्रेस पार्टी को, वो लोग ये बात कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ये बात कर रहे हैं, गौरव वल्लभ ये बात कर रहे हैं, मिलिंद देवड़ा ये बात कह रहे हैं। बहुत सारे नेताओं की एक लंबी श्रृंखला है। रोहन गुप्ता का आपने लेटर पढ़ा होगा। जी, मीडिया में आके सामने बोलना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं, पर जो पीछे पर्दे के पीछे जो चली है उसको क्या पता है। मैं वही तो कह रही हूँ आपको, ईडी, सीबीआई, इन सब चीजों के ऊपर उन लोगों को दबाव डाल के एक नैरेटिव बनाना बीजेपी के लिए कोई नई चीज नहीं है। ये 10 साल से बना के आ रहे हैं और अभी भी बना रहे हैं, पर इस बार ये जुमलेबाजी नहीं चलने वाले हैं। आप ये याद रख लीजिएगा, अगर जब राम मंदिर मुद्दा ही नहीं है, जब मुद्दा ही खत्म हो चुकी है, लोग राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापन देख लिया, लोग उस पे खुश हो गए, हमसे भी जुड़ के, और उसके बाद लोग राम मंदिर को भूल चुके हैं। लोग मांग रहे हैं कि राम मंदिर को कोई नहीं भूल सकता है। लोग एम्प्लॉयमेंट की मांग रहे हैं, लोग मांग रहे हैं कि गरीबी कहाँ है, लोग मांग रहे हैं राम मंदिर को कोई कैसे भूल सकता है। आप कैसी बात कर रही हैं? लोग मांग रहे हैं कि स्मार्ट सिटी करके आपने स्वाति चंद्रशेखर जी, राम मंदिर को कोई कैसे भूल सकता है? आप ये कैसा बयान दे रही हैं? उसका असर क्या है? स्वाति चंद्रशेखर जी, स्वाति चंद्रशेखर जी, क्या आपको एहसास हो रहा है आप क्या बयान दे रही हैं? स्वाति जी, आपने क्या बयान दिया, आपको इस बात का एहसास है? चुनाव से कोई मतलब नहीं है। स्वाति जी, आप कह रही है राम मंदिर को लोग भूल गए, आपको पता है आप क्या बात कह रही हैं? भावना से मत खेलिएगा, स्वाति जी, स्वाति जी, लगातार बोलने से आप इसी तरह से और चीजें बोलती चली जाएंगी। आपने क्या बयान दिया, आपने गौर किया? आप कह रहे राम मंदिर को लोग भूल गए। राम मंदिर को कोई कैसे भूल सकता है? ये तो आस्था का विषय है। राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है। नहीं, अभी आपने जो बोला आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। मैं अजय आलोक जी एक प्रतिक्रिया इस पर आपकी चाहता हूँ। मैं कह रही हूँ, अभी भी मैं अपने स्टैंड से क्लियर हूँ। चलिए अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी, स्वाति जी मैं जवाब लेता हूँ। स्वाति जी, अजय आलोक जी का जवाब आने दीजिए। चुनावी के नाम पे नहीं ले रहे। चलिए अजय आलोक जी, स्वाति जी ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा। स्वाति जी ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा। जितने सनातन विरोधी हैं, जितने सनातन से नफरत करने वाले हैं, जितने सनातन को खत्म करने वाले हैं, जो चाहते हैं कि सनातन कोरोना की तरह नष्ट हो जाए, उनको राम मंदिर को भूल चुके हैं। उनके लिए राम मंदिर को एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और उनका बस चले तो इस देश में एक भी मंदिर को एग्जिस्ट नहीं करने देंगे। उसी कर्नाटका में बैठ के कांग्रेस पार्टी सारे मंदिरों की कमाई खा जाएगी, लेकिन मंदिरों का रेस्टोरेशन के लिए एक काम नहीं करेगी। उसी कर्नाटका में बैठ के वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए दे दिए जाएंगे, लेकिन मंदिर के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा। ये तो जन्म से और कर्म से हिंदू विरोधी हो गए पिछले 15-20 साल से। भाटी जी भी जानते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं अभी, क्योंकि गठबंधन है। ये नाजायज गठबंधन बहुत चीज नाजायज सहने को मजबूर कर देता है। अभी स्वाति जी ने बोला लोग राम मंदिर को भूल गए हैं। स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी के वो तमाम सनातन विरोधी राम मंदिर को भूल चुके हैं, लेकिन देश राम मंदिर कभी नहीं भूलेगा। और जितने हिंदू हैं इस देश में या विदेश में या पूरे विश्व में, वो राम मंदिर को कभी नहीं भूल सकते हैं। राम मंदिर दिल में बसता है। राम मंदिर दिमाग की चीज नहीं है, जिसको दिमाग के तहत इस्तेमाल करके राजीव गांधी ने दरवाजा खुलवाया था। लेकिन वो कितना बड़ा ब्लंडर था उनका, किस मंशा से उन्हें खुलवाया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगा दिया आपने 91 में, ताकि बाकी मंदिर पे कोई हिंदू जा ना सके, क्लेम ना कर सके। आपकी मंशा तो शुरू से हिंदू विरोधी रही है, तो राम मंदिर को भूल भी गए तो कौन सी बड़ी बात है? आपकी तो आपकी बेसिकली डीएनए में है। आप राम मंदिर को मानते ही नहीं थे। जो राम को नहीं मानेगा वो मंदिर कहां मानेगा? विशाल जी, जो राम को नहीं मानेगा वो मंदिर जवाब लेता हूं। हमारे लिए आस्था का मुद्दा है। स्वाति जी जवाब दीजिए। अजय आलोक कह रहे जो राम को नहीं मानेगा वो राम मंदिर तो भूल ही जाएंगे। किसने कहा? अजय आलोक जी कह रहे हैं। किसने कहा? अजय आलोक जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर राम मंदिर को, अगर हम राम मंदिर के अंदर नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दिल में राम नहीं है। राम राज्य का सृष्टिकरण करना हमारा एक बड़ा मुद्दा है, जो गांधी जी ने हमको सौंप करके दिए है। हमारे आइडियोलॉजी जो है कांग्रेस पार्टी का, ये हम बहुत क्लियर है। आप प्लीज मुझे ये बताइए, राम हमारे दिल में है, राम हमारे इमोशन है, तो उसको दिल में रहने दीजिए ना। उसको भाषण में क्यों लेके आ रहे हैं? आप इतने इनसिक्योर क्यों हो गए कि राम के नाम पर आप वोट क्यों मांग रहे हैं? आप अपना 10 साल की रिपोर्ट कार्ड देके वोट मांगिए ना। अगर आपको, मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको लगता है आप लोगों की इमोशंस से ना खेल के चुनाव लड़ सकते हैं, ये मेरी चैलेंज है कि पूरा भारतीय जनता पार्टी जितने भी रैलीज है उसमें राम मंदिर का नाम तो ना लेके अगर चुनावी कर सकते हैं, तब कहेंगे हम ये सच्ची चुनाव है।
आप स्वाति इमोशंस के साथ क्यों खेल रहे हैं? स्वाति आप भावनाओं चंद्रशेखर के साथ जी, क्यों खेल रहे हैं? स्वाति चंद्रशेखर जी, बीजेपी के तो संकल्प पत्र में राम मंदिर रहा है। अगर वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो ये तो बहुत शुरुआत से उनके घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में इस मुद्दे को उन्होंने जगह दी है। जो राम मंदिर बनी है, नहीं विशाल जी, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने दिन की शुरुआत, अपने सुबह की शुरुआत जय श्री राम से बोल के करता है। विशाल जी, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, अपने दिन की शुरुआत जय श्री राम से बोल के करता है। और रात को सोने से पहले दूसरे को राम राम करता है। और आप कहती हैं कि राम को हमारे लिए कुछ नहीं है, राम को भूल जाएं। आप भूल जाइए मैडम, हम लोग नहीं भूलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का जन्म जब से हुआ ना, तब से श्री राम है और श्री राम रहेंगे। आप भूल जाइए मैडम, हम लोग नहीं भूलेंगे। आपने अभी कहा कि लोग भूल चुके हैं राम मंदिर को, आप लोग भूलते रहिए। चुनावी मुद्दा ना, चलिए बोलिए जय श्री राम। चलिए आप सब बोलिए जय श्री राम। फिलहाल इतना ही है, आप सभी को चलिए जय श्री राम। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बोलिए जय श्री राम। जय सिया राम। चलिए स्वाति जी, कम से कम आपने जय श्री राम कहा। प्रभु आपको सुबुद्धि दे, लेकिन देगा नहीं। सिर्फ हम नहीं, पूरा कांग्रेस कहते हैं, आप ये याद रख लीजिएगा, पूरा कांग्रेस कहते हैं, पर हम लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े। जी न्यूज़।